तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 297 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के सामने 5 और बंदे आ चुके थे जो कि लू फेंग का फैसला करने वाले थे, और वहाँ पे यान जाओ एम्पर लू फेंग को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग अपने किन्हीं बंदों का नाम लेता है जिनमें कि बहुत ज़्यादा पावर होता है। अब यहाँ पे लू फेंग के नाम सुनकर जितने भी होते वो सभी शौक हो जाते कि क्या 9 ब्लेड 9 टियानसी पैलेस लीडर। अब यहाँ पे ये सभी एम्पर लेवल अनडाइंग थे और ये सब वुलोंग स्टारफील्ड से बिलोंग करते थे और सबके पास ह्यूज बैकग्राउंड थी। अब उनके लिए ट्रू यान एम्पर इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन 9 ब्लेड नाइट बहुत अलग है। टियानसी पैलेस के लीडर तो उनसे भी ज़्यादा लेजेंड माने जाते हैं, उस 9 ब्लेड नाइट से और भी ज़्यादा टेरिफाइंग। अब यहाँ पे यान भी शौक होते हुए कहता है टियानसी पैलेस लीडर। यहाँ पे वो इतनी हिम्मत नहीं था कि वो उस जैसे बैंक से मैं सब कर सके। यहाँ पे में बताया जाता है कि टियानसी पैलेस लीडर यहाँ पे आराम से एक पूरे के पूरे ब्लड रिवर वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं, जो कि पूरे के कई सारे यूनिवर्स कंट्री लीडर से भी पावरफुल होते हैं। और ब्लड रिवर वर्ल्ड एक टेरिबल प्लेस है जहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के वॉरियर मारे जाते हैं, और यहाँ से उनकी पावर का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यहाँ पे उसकी पावर एंशिएंट टाइम से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो आराम से पूरे के पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ एक लेजेंड के मुताबिक मानी जाती है। यहाँ पे यांग झाओ अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि लू फेंग कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सस्पिशियस है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। गार्ड्स इसे ले जाओ और इसे डिजिटल पिक्चर में जाके कैद कर दो, वहाँ पे हमें देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पर्पल लॉक अनडाइंग को दिखाया जाता है जो उड़कर वहाँ आते और कहते ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर और बाकी सभी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि लॉकअप सिर्फ एक सिंपल हाउस अरेस्ट होता है, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं होता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग यांग झाओ एम्पर की देखते हुए कहता है यान झाओ एम्पर। यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो समझता है कि अपने गुस्से को कैसे शांत करे, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट वो लोग स्टाफ में बहुत ही खराब है, जिसके कारण मैं यहाँ पे अटैक हो गया हूँ और तुम लोग अभी भी मुझे इस तरह से ट्वीट कर रहे हो। मैं अपर मैनेजमेंट वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को इसके बारे में जरूर बताऊंगा, यहाँ तक कि 9 ब्लेड लीडर, यहाँ तक कि टियानसी पैलेस लीडर को भी बताऊंगा। अब यहाँ पे उन सभी के नाम सुनकर यान झाओ की आंखें फिर से ट्विच होने लगती हैं, जिसके बाद वो गुस्से में कहता ले जाओ इसे और इसे बंद कर दूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 अनडाइंग होते हैं, जहाँ पे वो पर्पल यूनिवर्स शिप में लू फेंग को ले जाते हैं और वो डायरेक्टली वुलोंग स्टारफील्ड की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग एक स्मॉल हॉल में लॉकअप होने वाला था, और बात रही डायलन तो यहाँ पे वो यान झाओ एम्पर के साथ था और इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर ट्विजर पिक्चर का दिखाया जाता है, जो कि एक ओरिजिनली हॉल होता है जहाँ पे कोई भी ट्रेन कर सकता है, लेकिन ये यूजुअली फ्रिक्वेंटली एक लॉकअप की तरह भी यूज किया जाता है। और इसका पूरा का पूरा हॉल 100 मीटर लंबा होता है, इसकी लेंथ भी सेवरल 100 मीटर्स होती है, जो कि कम्प्लीटली बैक होती है और चारों तरफ खाली खाली होता है। वहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायलन को जो कि अपनी अनडाइंग एनर्जी को यूज करके लू फेंग से कम्युनिकेट करता है और कहता है योर मेजेस्टी मैं बाहर खड़ा हूँ, और ये मैटर यहाँ पे यान झाओ एम्पर ने बहुत ज़्यादा कर दिया है। वो आपको सच में यहाँ पे ट्रबल में डालना चाहता है, उसका कोई पर्पस हो सकता है, और यहाँ पे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है इंटरनल वर्ल्ड में। यहाँ पे वो तुम्हें गलती करवाना चाहता है, इसलिए आप इसके बारे में चिंता मत करिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो लू फेंग बैठे हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ छोटा सा दिक्कत हुआ है, ये मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है। जिसके बाद लू फेंग के सडनली वहाँ पे रिस्ट कम्युनिकेटर में एक कॉल रिक्वेस्ट आता है, जो कि कोई और नहीं लू फेंग के टीचर ट्रू यान का होता है। जिसके बाद लू फेंग कनेक्ट कर देता है अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स में, और वर्चुअल यूनिवर्स जीवांग माउंटेन प्राइम रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्ड आर्मर एपमेन ट्रू यान एम्पर आ जाते हैं और लू
फेंग भी वहाँ पे आके उनके सामने वो करता है और कहता है ग्रेटिंग टीचर। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे बैठ जाता है और टू यान एम्पर लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने पहले से इस मैटर के बारे में देख लिया है, मैंने वुलोंग स्टारफील्ड के सारे रिकॉर्ड्स को भी चेकआउट कर लिया है। और यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुमने जो उस नाइट से कहा है क्या वो सच में सच है, क्योंकि यहाँ पे काशी जो तुम पे अटैक किया है जिसके बाद वहाँ पे एक अनडाइंग फ्लेम आ चुका था। तो लू फेंग कहता है कि हम यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर जो मैंने नाइट को बताया है वो कोर तरह से मतलब पूरी तरह से सच नहीं है, मतलब कहा जाए तो वो कोर में रह के ट्रू हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ स्मॉलर डिटेल है जिसको मैं रिवील नहीं किया हूँ। अब यहाँ पे कोड जितने भी लू फेंग ने बताए होते हैं वो सभी सच होते हैं। और लू फेंग ने यहाँ अपने जो स्टोरी बताई थी वो यहाँ पे कैसे और 10 सेक्टर और यहाँ पर लू फेंग ने नहीं की थी। उसने अपने खुद के वर्ल्ड पगोडा को सोल डिफेंस से बचाया था और उसने गोल्डन और बेस को लेकर अनडाइन को मारा था, ना कि फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल से। और सब देखा जाए तो ये सब सच ही है, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी बातें झूठ है, लेकिन लू फेंग का कहाँ सच है। और यहाँ पे लू फेंग ने झूठ बोला था अपने इंपॉर्टेंट सीक्रेट को बचाने के लिए। अब यहाँ पे ट्रू यान भी हामी भरते हैं और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि वो एक एंशिएंट बीइंग है और यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से जी रहे हैं। और यहाँ पे वो सारे एब्सोल्यूट जीनियस के बारे में जानते हैं कि इस वास्ट यूनिवर्स में सर्वाइव करने के लिए सबके पास अपने स्पेशल सीक्रेट्स होते हैं। और यहाँ पे उनको पता था कि ये वाला डिस्प्ले लू फेंग बाकी सबसे बहुत अलग है। अब उन्हें पता था कि लू फेंग ने डेमन नोट इनहेरिटेंस को लिया है और इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन लू फेंग के पास ये सीक्रेट था जो कि अपने टीचर को बताया था। न जाने ऐसे ही करके लू फेंग के पास कितने सीक्रेट्स होंगे, इसलिए ट्रू यान अपने डिस्पर से ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस वो सिर्फ कंफर्म करते कि जो तुमने कहा वो सच है या फिर नहीं। जिसके बाद ट्रू यान बहुत ही प्राइडफुल से कहते हैं जबकि तुम्हारा असैसिनेशन किया गया था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, तुम एक जीनियस हो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के, यहाँ पे कई सारे बंदे होंगे जो कि तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कि यान जाओ ने तुम्हें बहुत ही दिक्कत में डालने की कोशिश की है, यहाँ पर वो तुम्हारी किस्मत को भी नहीं डिसाइड कर सकता है। तो लू फेंग ये सुनकर राहत महसूस करता है। जिसके बाद ट्रू यान उससे कहते हैं तुम यहाँ बताओ आखिर यान जाओ एम्पर से तुम्हारा एग्जैक्ट कन्वर्जन क्या हुआ। तो लू फेंग इसके बाद पूरी की पूरी कहानी बता देता है, जो भी उसकी बातें होती है यान जाओ एम्पर से, जिसे सुनकर ट्रू यान हंसने लगते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर तो तुम्हें सच में पता है कि आखिर तुम्हें बड़े बंदों का कैसे यूज लेना चाहिए, यहाँ पर तुमने 9 ब्लेड नाइट का अच्छा इस्तेमाल किया है और जब तुम अनडाइंग बीइंग बन जाओगे तो तुम उसके अंडरलिंग ही होगे, यहाँ तक कि टियानसी पैलेस के लीडर ने भी तुमने इसको यूज किया। और इन सबको सुनकर यान जाओ तो जरूर शॉक हो गया होगा। अब यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट कोई और नहीं होता है, उस वक्त जो जीनियस कंपटीशन होता है और जो बंदा जो नाइट इसको सब चीज हेल्प कर रहा होता है वही बंदा होता है। और बाद में जब लू फेंग अनडाइंग बीइंग बनेगा तो उसी के अंडर रहेगा, क्योंकि उसी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को किया था जिसके बाद लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में आ पाया था। और अब यहाँ पे लू फेंग सीरियसली होकर पूछता है कि क्या लीडर इतने ज्यादा पावरफुल है, क्या वो 9 ब्लेड नाइट से भी पावरफुल है। तो यहाँ पे ट्रू यान को दिखाया जाता है जिनकी आंखों में रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वो टियानसी पैलेस के लीडर को रिस्पेक्ट किया करते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ के पैलेस और डोमिनेट किए थे पूरे के पूरे ब्लड रिवर वर्ल्ड पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से। वो यहाँ के कई सारे कंट्री लीडर्स और नाइट से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो एचलेन है और वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रू एचलेन है और तुम बहुत ज्यादा लकी हो, उन्होंने तुम्हें गाइडेंस दिया है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर के वर्ड से कंफर्म हो गया था कि टियानसी पैलेस लीडर की पोजीशन बहुत ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग है। जिसके बाद लू फेंग सस्पिशियसली पूछता है और कहता है कि राइट टीचर, आखिर यहाँ पे यान जाओ एम्पर मुझे क्यों टारगेट कर रहे थे, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। तो ट्रू यान एम्पर कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, वो यान जाओ अगर उसकी बात कर कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड टैलेंट्स वहाँ पे सब कुछ एवरेज है, यहाँ पे उसे किसी ने गाइडेंस नहीं दिया था और उसने खुद को ट्रेन किया था, यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड बनना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसके पास एक पावरफुल फादर था जो कि ह्यूज एक्स डोजो का एक ट्रू जीनियस होता है और यहाँ पे अभी वो सी हाउ नाइट ऑफ डोजो में रह रहा है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि क्या सी हु नाइट। ये सुनकर ट्रू यान वे कहते हैं कि हाँ वो एक ट्रू एब्सोल्यूट जीनियस है जो कि कैडी से वीकर नहीं है, जो कि तुम्हें मैंने पहले मेंशन किया था। यहाँ पे सेक्टुलर पाइनिकल में लाके वो किसी भी ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मार सकता है और जब उसने ब्रेक थ्रू किया तो यहाँ पर
इमीडिएटली एम्पर लेवल अनडाइंग बन चुका था और बाद में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद वो एक नाइट बन चुका था। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। जिसके बाद ट्रुएन आगे कहते हैं कि सी हु नाइट का सिर्फ एक ही बेटा है और उसने उस पर बहुत सारे एंडलेस रिसोर्सेज और एनर्जी को खर्च किया था ताकि वो अपने सन यानजाओ को एक सेक्टर लॉर्ड लेवल में पहुंचा सके। और यहाँ पे उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था और उसने टोटल 9 मिलियन ईयर्स तक अपने आप को सिर्फ सेक्टर लॉर्ड में रखा था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सेक्टर लॉर्ड में रहने से वहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती, अनडाइंग बैंक से भी ज़्यादा। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि यहाँ के लॉन्गजून एम्पर ने जो भी कहा था कि यान जाओ एक जीनियस है, वहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बनने के बाद वो डायरेक्ट ब्रेक थ्रू कर पाया था और उसने अपने सेक्टर लॉर्ड लेवल में 9 मिलियन ईयर्स तक रहा था। अब देखा जाए तो ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड की लाइफ स्पेन 1000 एरा होती है। अब जिसके बाद ट्रुएन आगे क्या आते कि वहाँ पे टेरिफाइंगली वैल्यूएबल ट्रेस थे, जो कि ट्रेस नाइट अपने लिए यूज कर सकते हैं और नाइट इसके लिए पागल हो सकते, इतने पावरफुल ट्रेस थे। लेकिन यहाँ पे सी हु नाइट जो कि उसके फादर थे, उन्होंने खुद के लिए यूज नहीं किया, उसने अपने सारे ट्रेस को अपने बेटे को दे दिया। तो ये सुनकर लू फेंग और भी शॉक हो जाता कि क्या क्या ऐसा हुआ। अब इसके बाद ट्रुएन आगे क्या आता है कि तुमने यान जाओ एम्पर के फॉरहेड पे एक मिस्टीरियस इंकाइविंग्स देखा होगा, ये एक मार्किंग है जो कि ट्रेस का ही होता है। अब लू फेंग इमीडिएटली अपने यान जाओ एम्पर से मीटिंग को रिकॉल करता है और लू फेंग ने उस वक्त उनके माथे पे एक इंकाइविंग्स बना हुआ देखा था जिसमें से एंशिएंट एनर्जी भी निकल रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रुएन को, जो आगे कहते हैं कि यहाँ पे एंडलेस रिसोर्सेज और ट्रेजर्स इन सब को यूज करने पे एक नाइट भी पागल हो सकता था। ये सभी उस वक्त सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे को दिया जा रहा था। उसकी बॉडी अलोन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके फादर के ट्रेस से वो परफेक्ट हो चुका था और इसलिए वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसने अपने 9 मिलियन ईयर्स तक सेक्टर लॉर्ड रहने के कारण अपने अंदर काउंटलेस ट्रेजर को एब्जॉर्ब किया था। तो तुम सोच ही सकते हो कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे ऑफिशियल पाइनिकल बनने के बाद डायरेक्टली एक कंप्लीटली ब्रेक थ्रू कर दिया था, जो कि एक एवरेज माना जाता है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल अनडाइंग भी जिसके पास ट्रेजर्स होता है वो इमीडिएटली ऑफिशियल लेवल पाइनिकल आ जाते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। अब इन सारी बातों से लू फेंग को पता चल गया था कि यान जाओ एक जीनियस नहीं था, बस उसके फादर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने उसको कई सारे रिसोर्सेज और स्टोरेज प्रोवाइड किए थे, जिसके कारण वो एक जीनियस में गिना जाता है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर ट्रुएन आगे कहते हैं कि वो एक एब्सोल्यूट जीनियस था और उसके पास एक पावरफुल फादर भी था और उसने इन सारे को यूज करके इन सब को किया था। यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे कई सारी बातें होने के बाद ट्रुएन एम्पर कहते हैं कि तुम्हें इसको अभी के मर्तबा सहना होगा। यहाँ पे सी नाउ हाउ कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो है भी तो ह्यूज एक्स डोजो के ही। और यहाँ पे अगर उन्होंने तुम्हारे वर्चुअलिस्ट कंपनी के जीनियस के इतना ज्यादा बड़ा बर्ताव करने की कोशिश की तो यहाँ पे कंपनी भी पीछे नहीं हटेगी। और यहाँ पे ये इन्वॉल्व जो हुआ है मैटर वो दो लेवियाथन के बीच हो गया था। और यहाँ पे ट्रुएन आगे कहते हैं कि यानजो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हें जाने दे देगा, इसलिए तुम यहाँ पे आराम से रहो। यहाँ पे अपर एचलन जब तक नहीं कहते वहां से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लू फेंग इन सारी बातों को समझ गया होता है और उसे यहाँ पता चल गया था कि यहाँ पे उसके ट्रुएन एम्पर भी यहाँ पे एक नाइट बनने के बहुत ज्यादा करीब है। और कंपेयर किया जाए सी हाउ नाइट की तो वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर से ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके डिफरेंट लेवल पे पोजीशन भी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे उसके टीचर की अपीयरेंस इतना ज्यादा नहीं थी कि वो यान जाओ को हरा सके। अब यहाँ पे ट्रुएन ने बीच में अपनी कहानी को भी बताया होता है कि कैसे यान जाओ एम्पर से उनका मुकाबला हुआ करता था और वो बार बार यान जाओ एम्पर ट्रुएन को चैलेंज किया करते थे, लेकिन हार जाने के कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद वो जीनियस था वो हेट भी किया करता था। जिसके बाद वो ट्रुएन एम्पर से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा कि तुम आखिर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। रास्ते में सीन चेंज कर वुलोंग स्टारफील्ड मैजेस्टिक पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें यान जाओ के फेस को दिखाया जाता है जो क्या था ट्रुएन डिस्पल, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे सामने इतनी जुर्रत से बात की। जिसके बाद वो कहता है ट्रुएन तुम एरोगेंट है और यहाँ पे मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं यहाँ पे सी हाउ नाइट का सन हूँ और मैं तुमसे आगे जरूर निकल के आऊंगा। और यहाँ पे यान जाओ एम्पर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे ह्यूमिलिएशन के बाद वो चाहता था कि वो लू फेंग को मार सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है यान जाओ की आंखों को जिसमें बहुत ज्यादा रेज होता है। वो क्या था कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम्हारे डिस्पल
डिस्पल भी तुम्हारे जैसा एरोगेंट होगा, तुम दोनों एक ही तरीके के हो, तुम्हारा डिस्पल भी तुम्हारे जैसा ही गुस्सा करता है। यहाँ पे अभी वो स्किप कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फ्यूचर में उसको जरूर डील करूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैंने तुमको नहीं मारा तो मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं जब तक तुमको मार नहीं देता मेरा बदला नहीं पूरा होने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जोर से दहाड़ता है और अब हमें दिखाया जाता है लू फैंग को, जो कि लॉकअप हुआ होता है उसी यूनिवर्स थंडर आइलैंड में। वहाँ के ब्लैक पैलेस में टेरिफाइंग ऑरा भी निकल रही होती है। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्गजून एम्पर वहाँ पे अपने हेड को ग्राउंड पे रखे हुए थे और एक ठीक पावरफुल वॉइस पूरी की पूरी एंडलेस पैलेस में वॉइस करने लगती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि सिन्हा सन, अपने यहाँ पे ट्रूवैन को ट्रबल करने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन ये स्टूपिड है कि तुमने लू फैंग से ट्रबल कर लिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे 10 सिबलिंग्स में लू फैंग का भी नाम आता है, जो कि जीनियस के नाम में आता है और यहाँ पे उन्होंने एक जीनियस को तंग किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन पे जो बैठा होता है वो एक अगली लाइफ क्रिएचर होता है, जो कि अपने ब्लैक स्केल आर्मर और पेयर्स ऑफ हॉर्न्स में होता है और इसके पास एक टेरिफाइंग राइट क्लाव होती है, जिसकी मर्तबा उसमें से फॉर्मलेस प्रेशर भी निकल रही होती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसको कपकपा दे रहे होते हैं और अंदर से डर भी आ रहा होता है। जिसके बाद वो सबको ऑर्डर देता है कि जा ऑर्डर दो और लू फैंग को रिलीज करो। जिसके बाद लॉन्गजून एम्पर भी वहाँ पे घुटनों में होता है और कहते हैं यस। जिसके बाद वो वहाँ वर्चुअल से गायब हो जाते हैं और हमें सीन चेंज कर वो लोग स्टारफील्ड मैजेस्टिक कैसल यानजाओ एम्पर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्गजून एम्पर आते हैं। अब यहाँ पे यानजाओ एम्पर अपने चेयर पे बैठे हुए थे 9th फ्लोर में और वहाँ पे वो कहते हैं टियान आके तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे वो कहता है यानजाओ एम्पर। जिसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे टॉप ऑर्डर से हमें मिला है कि लू फैंग को छोड़ा जाए। तो ये सुनकर यानजाओ उसकी तरफ देखने देता, क्या क्या टॉप से मिला है ऑर्डर। तो यहाँ पे लॉन्गजून एम्पर कहते हैं कि माय डायरेक्ट सुपीरियर, इसे ऑर्डर किसी और ने नहीं यूमो नाइट ने दिया है। तो ये सुनकर उसका नाम चक्रा सा जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का वास्ट है और यहाँ पे उसने कई सारे यूनिवर्स कंट्री लीडर और नाइट्स के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे ऐसे कम ही नाइट्स होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है और कुछ की रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर देखा जाए टियानसी पैलेस लीडर एक लेजेंड है, तो वहाँ पे टियानसी पैलेस ट्रिलियंस ऑफ ईयर से कोई मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, वो अपना डोमिनेंट क्यों नहीं दिखा पा रहा है। और यहाँ पर उसके नाम सुनने के बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। जिसके बाद लॉन्गजून स्माइल करते हुए कहते हैं कि यानजाओ एम्पर, मैं यहाँ जाने का वक्त हो गया है। अब यहाँ पे लॉन्गजून एम्पर आगे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम से रह रहे हैं, हम यहाँ पे हार्डली ओवरस्टेप करते हैं, लेकिन लू फैंग यहाँ का जीनियस माना जाता है वर्चुअल्स कंपनी में। हमने सिर्फ 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स का ही दाव हारा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक एब्सोल्यूट जीनियस को हारा जाए तो उसके सामने कुछ नहीं होता है। जिसके बाद यानजाओ एम्पर कहते हैं थैंक्स और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब फिर मैं सीन चेंज कर यानजाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने उस विला को छोड़कर निकल जाता है और वो कहता है ये लॉन्गजून एम्पर ये जरूर स्कीम कर रहा है, ये जानता है कि आखिर दोनों साइड से कैसे खेलना है। और यहाँ पे 5 मैनेजर ये पांचों लेवियाथन को दर्शाता है और यहाँ पे जब भी कोई डील 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट से ऊपर जाता है तो पांचों लेवियाथन को आकर इन सबको फेस करना पड़ता है। जैसे कि यानजाओ एम्पर की स्ट्रेंथ वो बाकी सबसे लीवे रखते हैं, वो यहाँ पर दूसरों से मेसअप करने में ज्यादा रखते हैं और वो स्मॉलर रेस में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फैंग के केस में वो आए, उन्होंने टांग लगाया और यहाँ पे लू फैंग को भी जेल में बंद कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि ये पीटी है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर मेरे पास प्रूफ होता तो मैं वहीं पे लू फैंग को मार देता और यहाँ पे उसे कभी भी मौका नहीं मिलता। और वो अपने ट्रूयान पे तो पहले से ही गुस्सा था और लू फैंग यहाँ पे ट्रूयान का डिस्पल था, तो इतना करना ही बनता है। और अब फिर वो कहता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम आगे चलकर क्या करते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है सियाओ नाइट को, जो कि सिंपली 9 स्टार फील्ड जेल हिल में जाते हैं और यहाँ का नाइट मेयर 1000 साल के बराबर होता है और इस जेल में 1000 साल में कई सारे ब्लो होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज बताई जाती है यानजाओ एम्पर के बारे में। यहाँ जब वो ट्रूयान से बार बार हारते गए और उनके सामने कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे पागल हो गया और यहाँ तक कि वो फादर के सामने भी गुस्सा करने लगा और कहता कि जाइए उस ट्रूयान को मार दो, अगर वो नहीं मारा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं उसको मारे बिना नहीं जी सकता हूँ। लेकिन ये सब के बाद उसके फादर कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने सिंपली 9 स्टारफील्ड जेल हिल में उसी को भेज दिया, जहाँ पर 1000 साल तक उसको रहना है। अब यहाँ पे 1000 साल तक रहना मतलब एक हिल में रहने के बराबर है, जहाँ पे उसे कई सारे ब्लो मिले थे जो कि ट्रूयान से भी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि एक सिंपली हिल के जैसा था। वहाँ पे ट्रूयान का नफरत उसके लिए और भी बढ़ गया होता है कि जब भी वो निकलेगा वो ट्रूयान को जरूर मारेगा, जो भी उसके साथ हुआ ट्रूयान को सफर जरूर करेगा। और वो क्या था कि मैं मरूंगा
लेकिन मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं सीन चेंज कर यान जो एम्पायर को दिखाया जाता है जो फिर बोलते हैं विन इन, जिसके बाद वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है मास्टर, जिसके बाद वो कहता है जाओ लू फेंग के होम अर्थ पे और तुम्हें यहाँ कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपने आप को छुपाने रखना और वहाँ पे सिर्फ नज़र बनाना है तुमको। तो डेमोनिक फिगर कहता है यस मास्टर, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो लू फेंग के अर्थ पे जा रहा है। वहाँ पे अटैक तो नहीं करेगा लेकिन उस पर नज़र बनाए हुए रखेगा, वहाँ के हर एक गतिविधियों को देखेगा और यानजाओ एम्पर को इसके बारे में रिपोर्ट करेगा। और हो सकता है कि यानजाओ एम्पर आगे चल के लू फेंग का भी दुश्मन बनने वाला है, क्योंकि वो इसमें फाइट भी हो सकती है। अभी के फिलहाल इसको सीक्रेट रखते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीजे पैलेस, जहाँ पे लू फेंग अपने पैर को क्रॉस करके अपने कॉन्शियसनेस को इंटरनल वर्ल्ड में भेजा होता है। और हमें सीन चेंज कर लू फेंग के वास्ट इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ब्लैक क्लॉथ लू फेंग वहाँ एंडलेस सी में फ्लोट कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है बग क्लैन आइलैंड फॉर्म, जिसके बाद ब्लैक क्लॉथ लू फेंग एक एंडलेस ओशन की तरफ पॉइंट करता है। वहाँ का पूरा वाटर चर्नल हाउन होने लगता है और वहाँ का जगह बन के 1 लाख किलोमीटर में सी ऑफ एंडलेस एनर्जी बन जाता है और वो सभी मिलकर कंटिन्यूअस रॉक में फॉर्म होने लगते हैं। अब यहाँ पे एंडलेस वर्ल्ड एनर्जी एयर में भी प्योर होने लगते हैं और एक ही झटके में वहाँ पे आइलैंड डायमीटर 1 लाख किलोमीटर का फॉर्म हो जाता है, जिसपे मड, ग्रास, माउंटेन्स, कैनियंस, रिवर जो कि एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट के जैसा होता है वहाँ पे होता है। जहाँ पे लू फेंग अलीना को ऑर्डर देता है कि अलीना आज से तुम यहीं पे रहने वाली हो, जिसके बाद वो वर्ल्ड लिंक अलीना को दे देता है, जिसमें कि सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट में एक न्यू आइलैंड बनता है। अब यहाँ पे क्वीन अलीना उसके सामने कहती है यस मास्टर, जिसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं ये सभी 300 सेक्टर और बग कैन यूनिट्स थे। अब यहाँ पे वो यही यूनिट्स थे जो कि लू फेंग ने उस वक्त चुराए होते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि एस्टिमेशन के मुताबिक तुम यहाँ पे 3 मिलियन टाइगर आर्मर बग सोल्जर्स को प्रोड्यूस कर सकती हो। अब ये सुनकर अलिया क्यूरियस हो जाती, क्या 300 यूनिट्स? अब यहाँ पे लू फेंग आगे क्या था कि हर एक सेक्टर और कर्व्स में यहाँ पे 1 लाख सेक्टर और पाइनिकल बग्स कॉर्पसेस को होल्ड करती है और यहाँ पे माउंटेन फॉर्म हुआ है यहाँ पे 30 मिलियन सेक्टर पाइनिकल बग्स कॉर्पसेस रह सकते हैं। तो ये सुनकर उसकी आंखें चमकने लगती और कहती वाओ, जिसके बाद लू फेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी एक सेक्टर और पाइनिकल टाइगर आर्मर बग्स को क्रिएट करने की कितनी स्पीड है? तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं एक दिन में 10 को क्रिएट कर सकती हूँ और हर एक सेक्टर और पाइनिकल बग्स में एक बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो है। अगर यहाँ पे किसी स्टार लेवल बग्स को क्रिएट करने की बारी होती तो यहाँ पे मैं इन्फिनाइट बना सकती, जो कि पूरे के पूरे मदर नेस्ट में होल्ड होता। अब ये सुनकर लू फेंग क्या था, एक दिन में 10 मतलब ये हुआ कि एक साल में 3000 और तुम्हें 300 साल लगने वाले हैं 1 मिलियन सेक्टर और आर्मी को क्रिएट करने में। तो वो क्या था, चलो तो तुम्हें अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद क्वीन एलिना इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और क्या थी यस मास्टर। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि वहां से उड़ जाता है और वहां पे वो सारी कॉर्पसेस को छोड़कर चला जाता है और क्या था, चलो प्रोड्यूस करते हो। और यहाँ पे ब्लैक क्लॉटेड लू फेंग उसको साइलेंटली देख रहा होता है और यहाँ पे 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंटेन कर्व स्लाइटली हिलता है और वहाँ पे मैलविन बग 10 स्टोरी टॉल क्लाइंब आउट होता है और एक सेक्टर पाइनिकल टाइगर आर्मर बन जाता है और लू फेंग के सामने आ जाता है। लू फेंग भी उसको देखने लगता है और कहता है कि हमारा पहला टाइगर आर्मर बग बन चुका है। वो कहता है मिलियन सेक्टर आर्मी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और वो कहता है कि जब मेरा यह आर्मी बन जाएगा तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग उन्हीं सब के बारे में सोचता है जब वहाँ पे उन सारे बग क्लैन कॉर्पसेस को लेने गया था और कहता है कि मुझे यहाँ पे डर का एहसास हो रहा है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मुझे सब कुछ नहीं दिया, मुझे अपने रूट के लिए फाइट करना होगा और मैं रूट मारा गया तो यहाँ पे आके मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। और लू फेंग यहाँ डिसाइड करता है कि कभी उसे अपने गोल्डन हॉर्न बेस का भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ी तो वो करेगा, क्योंकि उसका रूट अभी अर्थ की बॉडी है। अगर अर्थ का बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे उसका कुछ नहीं होने वाला, उसका सोल डिस्ट्रॉय हो गया तो वो जिंदा नहीं बचने वाला। लू फेंग जानता है कि उसे अपने आप को पावरफुल बनाना है, उसको अपने आप को पावरफुल बनाना है ताकि वो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके है। और यहाँ पे वो कहता है मुझे और भी स्ट्रांग बनना है। उसकी आंखों को दिखाया जाता है जो ब्लेड्स की तरह सॉलिड पियर्सिंग होती है। और यहाँ पे लू फेंग उन्हीं सारी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि सिंपली लू फेंग कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, यहाँ पे अपने आप को बचाना, अपने फैमिली ये सबको प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद हमें सीन चेंज
चेंज कर दिखाया जाता है उस पैलेस डोर को जिसमें कि लू फेंग बंद होता है। और वहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर आता है और कहते हैं लू फेंग तुम बाहर आ जाओ। जिसके बाद लू फेंग जो वहाँ बैठा हुआ था वो ड्रूजर पैलेस में अपनी आंखों खोलता है और वहाँ पे बाहर देखता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लू फेंग के छूटने के बाद लू फेंग आगे क्या करने वाला है। क्या लू फेंग ट्रेजर हंट के लिए जाएगा, क्या लू फेंग फिर से अपने उस यूनिट्स को खरीदने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।